ऑलराइट, वेलकम बैक टू आवर 10 मिनट्स और लेस सीरीज। एंड आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रीच अंडर सेक्शन 73, 74 एंड 75। ऑल्दो ये तीनों सेक्शंस इंडिपेंडेंटली देखे जाए तो बहुत लेंथी पार्ट है, इसमें काफी लंबा समय लगता है इन तीनों को कवर करने के लिए, बट वील ट्राई एंड कवर इट इन 10 मिनट्स और लेस। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट ऑन। देखो, now, स्वाभाविक सी बात है, हम अब बेयर एक्ट के प्रोविजन पर पूरी तरह स्टिक नहीं करेंगे। वील हैव टू गो थ्रू दी सेक्शंस पर से। सेक्शन 73 के बारे में ये समझो कि ये बात करता है हमारे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। अनलिक्विडेटेड का मतलब ये है कि जिन्हें हमने अभी तक अनुमानित नहीं किया है कि इतने रुपए लिए जाएंगे। लिक्विडेटेड इस तरीके से हो सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप ब्रीच करते हैं तो आपको मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, दैट इज लिक्विडेटेड। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये नहीं कहता हूं और आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो, हमारे बीच में कोई ऐसा डिसीजन नहीं है, तो डैमेज में भी अनलिक्विडेटेड, एज इन हम लोग ये पता लगा सकते हैं इवेंचुअली कि कितना नुकसान हुआ है और उसकी कितनी भरपाई करने की आवश्यकता है। चलो, अब अनलिक्विडेटेड अगर कुछ है तो कैसे देखा जाएगा, हम ये देखेंगे। यहां पर आता है एक टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी एंड फोर्सिएबिलिटी। ठीक है, रीजनेबिलिटी एंड फोर्सिएबिलिटी। ऐसे समझो कि मान लो मेरी एक रुई की फैक्ट्री है, राइट। मैं आपसे रुई खरीदता हूं, मैं उसकी गिनिंग करता हूं, सब चीज करता हूं, उसकी धागे बनाता हूं और उठा करके उसको बेच देता हूं एक टी शर्ट कंपनी को, और फिर इवेंचुअली मुझे प्रॉफिट मिलता है दोनों जगह से, राइट। यहां से भी पैसा लेता हूं, वहां से भी पैसा लेता हूं, तो यहां पर मेरा किसी ना किसी तरीके से फायदा हो रहा है। मैं सस्ते में कॉटन खरीद रहा हूं और यहां पर महंगे में ये चीजें बेच रहा हूं, तो दैट इज इफेक्टिवली माई प्रॉफिट। सो उस चीज को सोचते हुए मैंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। मैंने ये प्लान बनाया है कि अगले 10 साल के अंदर अंदर आपसे इतनी रुई खरीद लूंगा, क्योंकि महीने की इतनी इतनी आती है, और उसके बेसिस पे इतना पैसा कमा लूंगा, जिसको मैं फंड्स में डाल दूंगा, उससे मुझे इतना प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट से फिर मैं एक बड़ी इंडस्ट्री खोलूंगा, खुद ही टी शर्ट बनाऊंगा और इवेंचुअली जाकर के बहुत बड़ा करोड़पति आदमी बन जाऊंगा। नाउ दैट वाज माय प्लान, बट आपने 6 महीने तक लगातार मुझे रुई भेजी ही नहीं, जिसकी वजह से अब मेरी कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई है। नाउ द क्वेश्चन टू यू इज कि आप कितना देने के लिए मुझे लायबल होंगे? व्हाट इज द कॉम्पनसेशन दैट यू विल बी पेइंग? मैं करोड़पति नहीं बन पाया उसका कॉम्पनसेशन, या फिर ये 6 महीने जो रुई नहीं दे पाए उसका, राइट। सो द आइडिया इज कि इसको रीजनेबल होना चाहिए, फोर्सिएबल होना चाहिए, सामने वाली पार्टी की नॉलेज में होना चाहिए कि इस तरीके के बिजनेसेस में, इस तरीके के व्यापार में ऐसे नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, राइट। ये हेल्ड किया गया था, एक बहुत लैंडमार्क केस है, हार्डली वर्सेस बैक्सिनडेल का। बैक्सिनडेल, जिस केस में ये कहा गया था कि भाई अगर आपको डैमेजेस बहुत रिमोट नजर आते हैं, राइट, वो डैमेजेस डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बहुत रिमोट है, और सामने वाली पार्टी को नॉलेज भी नहीं हो सकता इस चीज का कि अगर मेरे इस ब्रीच की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उस पार्टी को इस चीज के लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता। छोटी सी एक चीज हुई थी, एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में एक मशीन थी, मशीन खराब हो गई, इसका पार्ट खरीदने के लिए दूसरे एक जगह पर बोला गया, इन्होंने एक कोरियर कंपनी में पार्ट दे दिया कि जाकर के डिलीवर कर दीजिए। कोरियर कंपनी ने कहा हम 2 से 3 दिन में डिलीवर कर देंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ये 10 दिन तक डिलीवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कंपनी पूरी ही बंद हो गई। नाउ दिस वाज द इशू, और ये कहा गया था क्या कंपनी बंद होने के लिए इसकी जिम्मेदारी है? द आंसर वाज नो, कंपनी बंद होने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई कोरियर वालों को क्या पता कि हम जो चीज डिलीवर कर रहे हैं वो कितनी एक्सपेंसिव है, या फिर कितनी महत्वपूर्ण है, या फिर सामने वाले की कंपनी ही बंद हो जाएगी इसकी वजह से, करेक्ट। सो रीजनेबिलिटी एंड फोर्सिबिलिटी। अब 73 में एक और चीज कही गई है कि बॉस अगर कोई मींस है, अगर कोई मींस है टू मिटिगेट, राइट, टू मिटिगेट, यानी कि लॉसेस को कम करने का कोई साधन है, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा है कि मुझे आपका ट्रक चाहिए सामान X से Y जगह पहुंचाने के लिए, और आपने कहा 5,000 रुपए लगेंगे, आई सेड डन। ट्रक के 5,000 डन थे, आपने ब्रीच कर दिया, मुझे भागना पड़ा, किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढना पड़ा, और वहां से मुझे कोई भी नहीं मिलने के कारण मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। नाउ अगर ये देखा जाए कि मेरे पास भी एक ट्रक है, मैं उसका भी इस्तेमाल कर सकता था, पर मैंने नहीं किया, तो ये मेरी गलती है। उसका जो खामियाजा है, उसका जो मुआवजा बनता है, वो कम करना पड़ेगा, राइट। मींस टू मिटिगेट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई साधन था लॉसेस को कम करने का, तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। और इसमें एक लास्ट चीज और कही गई है कि देखो, जो भी क्वेजाई कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, क्वेजाई कॉन्ट्रैक्ट्स,
यानी कि जो 68 से लेकर 72 में दिए हुए हैं, उसका भी अगर ब्रीच होता है तो इसी तरीके से डील किया जाएगा जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। दैट इज योर सेक्शन नंबर 73। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 74। ऑलराइट, नाउ सेक्शन 74 दो चीजों की बात करता है। एक बात करता है लिक्विडेटेड डैमेजेस की, और दूसरा बात करता है पेनल्टी की। एक चीज ध्यान रखना, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होंगे ना वो हमेशा कॉम्पेंसेटरी नेचर के होंगे कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, इतनी की भरपाई कर दो। लेकिन जो पेनल्टी होगी वो बहुत पीनल नेचर की होगी कि भाई देखो आपने नुकसान किया है, सजा मिलनी चाहिए, सजा वाला एलिमेंट उसमें होगा। बट इसको कैलकुलेट कैसे करने वाले हैं? कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि जब भी कभी कोई अग्रीमेंट होता है तो उस अग्रीमेंट को हम देखेंगे कि क्या ये अग्रीमेंट एक प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ है या फिर ये अग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ है। अगर ये प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ है तो अगर आप ब्रीच क्लेम भी करते हो तो अप टू द डिसाइडेड अमाउंट आपको दिलवाया जाएगा बाय द कोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन कितना लॉस हुआ है, क्या है, एवरीथिंग। गवर्नमेंट के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है जनरल नेचर का, दूसरा हो सकता है आपका पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, इस टाइप का कि आपने कोई बेल बॉन्ड भरा है या फिर आपने कोई पब्लिक पोजीशन होल्ड करी है। ऐसे केसेस में द एंटायर अमाउंट इज पेड, द एंटायर अमाउंट जो डिसाइड है वो पे होता है। और जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे होते रहते हैं भाई, सामान्य कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं ना भाई, हमारे गवर्नमेंट ऑफिस को पेपर्स चाहिए तो पेपर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारे यहाँ स्टेशनरी चाहिए उसका हो गया, फिनाइल का हो गया, आईफोन दिलवाना है हमें अपने सारे लोगों को वो हो गया। उन सब चीजों को हम प्राइवेट की तरह डील करेंगे अप टू द डिसाइडेड अमाउंट, दैट्स अबाउट इट। पेनल्टी को भी इसी तरीके से देखा जाता है, राइट। और पेनल्टी के केसेस में एज आई ऑलरेडी सेड कि पेनल्टी के केसेस में सजा का एलिमेंट होना जरूरी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 75। सेक्शन नंबर 75 आपको बोलता है पार्टी राइटफुली रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जिस पार्टी को अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, अगर उसको कोई भी लॉस हुआ है तो उस लॉस के लिए कॉम्पेंसेशन उसको मिल सकता है। और ये चीज हम लोग और कहां देखते हैं? हम देखते हैं सेक्शन नंबर 55 में। सेक्शन 55 में कहा है कि अगर मान लीजिए टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और सामने वाली पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाती है, डिले करती है, तो आपके पास अधिकार है उसको अवॉइड करने का। और अगर आप अवॉइड करते हो और लॉस हुआ है तो उसका कॉम्पेंसेशन लेने का अधिकार भी आपके पास आ जाता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 75। नाउ in like 8 minutes we have completed section 73, 74, 75 with one landmark case, that is Hadley versus Baxendale. So I believe conceptual clarity आपको आ गई होगी। डेप्थ में इसके आप जितना जाओ उतना है, और अगर और कोई टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं in 10 minutes or less, do let us know. Thank you so much, have a great day.